सुप्रिया, आपके सामने हिंदी व्याकरण की क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी पढ़ने से पहले हम हिंदी की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, जिससे हमें हिंदी के सारे विषय, तथ्य, शुरुआत की, प्रारंभ की जानकारी प्राप्त हो सके। वैसे तो किसी भी शास्त्र में हिंदी शब्द का जिक्र शुरुआत में कहीं नहीं हुआ, जहाँ कहीं भी हुआ वो हिंदू शब्द से हुआ। इसलिए हम हिंदी का विकास क्रम सबसे पहले देखेंगे। जैसे सिंधु, सिंधु से क्रम आया हिंदू, हिंदू का आगे का क्रम आया हिंद, और हिंद से आया हिंद का, यहाँ तक के विकास क्रम में शब्द हमारे पास हिंदू ही मिला। और हिंदू से हमने सिंधु, जैसे हमारा पुराना संपर्क अरबी, फारसी देशों से रहा है, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, जिस कारण सिंधु हिंदू कहलाई। और फिर हमने हिंदू से ई प्रत्यय जोड़कर हिंदी बनाया। यहाँ हमारे पास हिंदी शब्द सर्वप्रथम सामने आया। अब जिक्र आता है कि हिंदी शब्द हमारे सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उपस्थित हुआ या हमें प्राप्त हुआ पढ़ने को, तो हम देखते हैं हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हम बिना सोचे समझे संस्कृत भाषा का शब्द बता देते हैं, जबकि ये संस्कृत भाषा का नहीं बल्कि फारसी भाषा का शब्द है जो हिंदू से बना है। उसके बाद आता है कि ये शब्द किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिला, तो हिंदी शब्द किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिला। आपको याद होगा कि देश पर डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज कई कंपनियों ने राज किया था। उसी कंपनियों के क्रम में डच कंपनी का एक कर्मचारी जोहासन जेसुआ केटलर, एक शब्द है, नाम है जोहासन जोशुआ केटलर, ये कंपनी का कर्मचारी था। जिसने सर्वप्रथम हिंदी का व्याकरण ग्रंथ तैयार किया। क्योंकि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो ऐसे में हमें ज्ञात होना चाहिए कि हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण कौन सा है। तो हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी व्याकरण तैयार करने वाला जोहासन जेसुआ केटलर नाम का एक कंपनी का कर्मचारी था जिसने तैयार किया। हालांकि इससे पहले एक ब्रज भाषा का व्याकरण भी तैयार हुआ था, लेकिन ये हमें खड़ी बोली पढ़ने को मिलती है। तो खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण ग्रंथ यही था, हिंदी व्याकरण ग्रंथ जो जोहासन जेसुआ केटलर ने तैयार किया।
एक शब्द रह गया कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम है एक ग्रंथ है जफरनामा। जफरनामा एक ग्रंथ है जिसके लेखक हैं तैमूर लंग के पौत्र शरफुद्दीन यजदी। ये ग्रंथ इसलिए याद रखा जाता है कि इस ग्रंथ में सर्वप्रथम में हिंदी शब्द मिला था, हिंदी शब्द। इससे पहले हमें जितने भी शब्द मिले हैं जैसे हिंदू या हिंद का ये शब्द मिले हैं, लेकिन हिंदी सर्वप्रथम शब्द हमें जफरनामा में मिलता है। इसलिए कई बार पूछा जाता है हिंदी शब्द सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं। ऋग्वेद का नाम लिया जाता है, ऋग्वेद में हिंदी शब्द न मिलकर केवल हमें हिंदू मिला है, जो सिंधु का ईरानी और फारसी लोगों के द्वारा सिंधु से हिंदू बोला जाता है। अब आता है हिंदी भाषा का व्याकरण। व्याकरण हमने देख लिया, जोहासन जोशुआ केटलर के द्वारा तैयार किया हुआ। जोहासन जोशुआ केटलर कंपनी का एक कर्मचारी था जिसके द्वारा ये हिंदी व्याकरण तैयार किया गया था। अब आता है कि हिंदी क्या है। हिंदी शब्द की जानकारी होने के बाद में हमें हिंदी का भाषा पर चर्चा करते हैं। भाषा की डेफिनेशन आती है कि भाषा है क्या। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जैसे भोलानाथ, बाबूलाल सक्सेना, हरदेव बाहरी जी, इन्होंने अलग। लेकिन सबसे छोटी भाषा। अब कई बार पूछा जाता है हालांकि कि भाषा क्या है, भाषा क्या है। सबको पता होता है कि भाषा ये, लेकिन हम किसी को परिभाषित जल्दी से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में एक छोटी सी परिभाषा हम सबको याद रखनी चाहिए कि मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा है। मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है कि अपने मन में उठने वाले विचारों को विनिमय प्रेषित करना भाषा है। अपने अपने संवेगों, अपने संकेतों के माध्यम से दी जाने वाली प्रेषित सामग्री भी भाषा है। लेकिन सबसे अच्छी और छोटी परिभाषा ये है कि मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा है। तो अब पहले हमने हिंदी शब्द की जानकारी ली, अब आ गई भाषा। भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है, तो दोनों मिलाकर हुई हमारी हिंदी भाषा। अब हमारे सामने दोनों शब्द आ गए भाषा। भाषा का भी एक बता दे, भाषा की तीन, जैसे बोली, आगे का कर्म होता है विभाषा, आगे का कर्म होता है भाषा। ये क्रम होता है, पहले बोली होती है जो एकदम छोटे समूह में बोली जाती है, फिर उससे बड़े कस्बे में बोले जाने वाली विभाषा होती है, और उसके बाद में भाषा एक बड़े व्यापक क्षेत्र पर बोलने वाली भाषा होती है। भाषा, बोली, विभाषा और भाषा, ये एक क्रम होता है। अब आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित इकाई, मौखिक इकाई, पूर्णता इकाई, जो हम देखते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं।
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछी जाए तो मौखिक ध्वनि होती है, ध्वनि। उसी क्रम में अगर दूसरा प्रश्न बनाए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। वो होती है वर्ण। दोनों में प्रश्नों में अगर सीधा कॉमन प्रश्न आए, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, ना लिखित ना मौखिक, दोनों ही न दी जाए, केवल ये पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो वर्ण होगी। और इन दोनों में मौखिक पूछा जाए तो ध्वनि, लिखित पूछा जाए तो वर्ण, और सीधे ही पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होगी। फिर इसके बाद में आता है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो आपको पता है शब्द होते हैं। वर्ण जैसे क, ख, ग और ए, इनका कोई अर्थ नहीं होता। मानते हैं कुछ, जैसे द का मतलब देना होता है, ध का मतलब धारण होता है, न का मतलब नहीं होता है, लेकिन ये कुछ मात्रा में हमें मानने पड़ते हैं, न कि इनका अर्थ होता है। इसलिए क का कोई अर्थ नहीं होता है। और अर्थ के आधार पर जैसे क और मैं दोनों को मिला दिया जाए तो शब्द बनता है कम, और कम का मतलब होता है थोड़ा। इसलिए भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होगी वो शब्द। फिर शब्दों से बनती है भाषा की पूर्णतः इकाई। भाषा की पूर्णतः इकाई। पूर्ण इकाई हमेशा कोई भी वाक्य में ही देखी जा सकती है। अब जैसे वर्ण, कम, शब्द, राम, राम स्कूल जाता है, ये हो गए एक वाक्य जो एक पूर्ण इकाई अर्थ देता है। राम स्कूल जाता है, ये पूर्णतः इकाई। इसलिए मौखिक इकाई हो गई ध्वनि, लिखित इकाई वर्ण, या सीधी पूछी जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द, और भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य। ये एक चीज़ हमें चैप्टर याद रखना होता है। उसके बाद में आता है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आगे देखते हैं इसके। जैसे वर्ण और अक्षर देखने में दोनों ही एक जैसे लगते हैं। पर्सनल में ये है कि वर्ण ही अक्षर है, अक्षर ही वर्ण है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। जैसे वर्ण है जिसके खंड करना संभव न हो, वर्ण कहलाते हैं। जिनके खंड करना संभव न हो, जैसे हम ए के खंड नहीं कर सकते, क के खंड नहीं कर सकते, ई के खंड नहीं कर सकते, री के खंड नहीं कर, ये क्या है? वर्ण, जिनके खंड करना संभव नहीं होता। और अक्षर खंड करना तो इनका भी संभव नहीं है, परंतु इनके ये एक ही झटके में बोले जाने वाले शब्द, शब्द या वर्ण। जैसे आम, आन,
ये बोलने में जैसे आप आ बोलते हो, मैं स्वतः आपके स्पर्श से निकल जाता है। आ न आ बोलते हो कि न स्वतः आ जाता है, वहाँ ये अक्षर कहलाते हैं। वर्ण केवल ए क एक सिंगल होता है जिसमें खंड करना संभव नहीं होता। अक्सर ये एक ही झटके में बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, जैसे आम, आन, स्नान, इससे अक्षर होते हैं। ये वर्ण और अक्षर का भेद है। फिर हम देखते हैं लिपि। लिपि किन्हें कहते हैं? लिपि की परिभाषा देखी जाए तो हम देखते हैं जिन मूल ध्वनियों को हमने चिन्ह मान लिया है, चिन्ह मान लिया है, वो लिपि है। और आपको बताए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अब आता है कि वर्णमाला। हर एक चीज़ की परिभाषा हमें ज्ञात होनी चाहिए। पूछने वाला पूछता है कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा की, वर्ण की, अक्षर की, लिपि की और वर्णमाला की हमने परिभाषा देखी है। अब रहती है वर्णमाला। ये हमने स्कूल के प्रारंभ में यही सीखते हैं हम, वर्ण और वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है कि वर्णों के क्रमबद्ध अध्ययन को या क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अपन क, का, की, ये क्रम वर्णमाला कहलाती है, जो हमने प्रारंभिक कक्षाओं में सीखे हैं। अब रहती है कि हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में वैज्ञानिक भाषा है। अब आप बताइए कि वैज्ञानिक भाषा क्यों है? वैज्ञानिक भाषा इसलिए है कि हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, इस कारण ये विश्व की सभी भाषाओं में वैज्ञानिक भाषा है। ये रही आज हिंदी की सामान्य जानकारी, और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे हिंदी के वर्ण टॉपिक। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित रहेगी।